हेलो एवरीवन, मैं स्वाति नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीव इंस्टीट्यूट HPSSC के अंडर आने वाले डिफरेंट एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करवाता है। हमने भी HP टेट मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन शुरू कर दी हैं। अगर आप भी अपने HP टेट की प्रेपरेशन एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारे नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी क्लास बुक करवानी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑनलाइन अपनी क्लासेस बुक करवा दी हैं। HP टेट में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका टेट एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ आ रहा है और हम एडमिशन लेकर क्या करें, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। अगर इन केस नहीं होता है तो आपको पता है कि HP टेट जो है साल में 2 बार लिया जाता है, तो सेकंड जो एग्ज़ाम है आपका टेट का वो भी नवंबर और दिसंबर में आ जाएगा। तो हम आज से स्टार्टिंग करके वहाँ तक पहुंचकर अच्छे से नवंबर दिसंबर तक अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो आइए चलें अपनी केमिस्ट्री की क्लास की ओर। आज हमारी केमिस्ट्री की ये 8th क्लास है और इसमें मैं आपको पॉलीमर्स के बारे में बताऊंगी। व्हाट आर पॉलीमर्स? पोली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट। पोली का मतलब है मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट्स, ठीक है। तो पॉलीमर्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत सारी यूनिट से बने होते हैं। पॉलीमर्स आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारी यूनिट्स जो है आपस में ज्वाइन होंगी और वो पॉलीमर्स बनाएंगी। पॉलीमर्स को जो है मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हैं हमारे नेचुरल पॉलीमर्स और दूसरे हैं हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं, आपको पता है आपने नेचुरल फाइबर्स भी पढ़े हैं पिछली वाली क्लासेस में। तो ऐसी चीज़ें जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल। तो नेचुरल फाइबर्स आपको पता है कौन से होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेचुरल पॉलीमर्स की। तो ऐसे पॉलीमर्स जो हमें किससे मिले? प्लांट्स और एनिमल से। एनिमल्स और प्लांट्स ने जो है हमें नेचुरल पॉलीमर्स जो है वो प्रोवाइड किए। अब नेचुरल पॉलीमर्स में सबसे पहले एग्जाम्पल आपका आता है स्टार्च का। किसका एग्जाम्पल आता है? स्टार्च का। जो स्टार्च है वो पॉलीमर है ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्टार्च है वो कैसे बनता है, तो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं आपस में ज्वाइन करके जो है वो स्टार्च बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं? स्टार्च बनाती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च जो है वो नेचुरल पॉलीमर है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स है। जब हम नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्च जो है वो नेचुरल पॉलीमर है और वो कौन सी मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, तो उसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट थिंग जो है स्टार्च के बारे में वो है फूड रिजर्व इन प्लांट्स की। जो स्टार्च है वो क्या होता है, तो जो प्लांट्स में आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो फूड रिजर्व जो रहता है प्लांट्स में वो कौन सी फॉर्म में रहता है? वो रहता है स्टार्च की फॉर्म में। तो यहाँ से आपको पता चल गया एक नेचुरल पॉलीमर स्टार्च जो है, स्टार्च आपने पढ़ लिया। जो स्टार्च है वो बनता है ग्लूकोज यूनिट से। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में ज्वाइन करते जाएंगे, जैसे ये एक ग्लूकोज है, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ज्वाइन करके जो है वो स्टार्च बनाएंगे। और स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स का। नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल पॉलीमर है दैट इज सेलुलोज। दैट इज सेलुलोज। और जो सेलुलोज है वो भी जो है पॉलीमर है ग्लूकोज का। ये भी बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स को ज्वाइन करके जो है वो सेलुलोज बनता है। अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो सेलुलोज क्या है?
सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल है प्लांट्स का। क्या है? स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट्स। आपसे पूछा जाएगा कि विच पॉलीमर इज स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट्स, तो दैट इज सेलुलोज। जो आपका स्ट्रक्चर है सारा प्लांट्स का वो कौन से स्ट्रक्चरल मटेरियल से बना होगा, तो दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट है आपका नेचुरल पॉलीमर प्रोटीन। जो प्रोटीन्स हैं वो बनती हैं अमीनो एसिड से। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करके जो है वो प्रोटीन बनाती हैं। जैसे अमीनो एसिड बहुत सारे कंबाइन कर सकते हैं एट ए टाइम प्रोटीन बनाने के लिए, 20 से लेकर 1000 तक, 20 to 1000 जो है अमीनो एसिड्स जो है आपस में कंबाइन करके जो है आपका नेचुरल पॉलीमर प्रोटीन बनाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल पॉलीमर है वो है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए आरएनए, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और ये भी क्या है? आपका नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एंड लास्ट नेचुरल पॉलीमर, दैट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो होती है वो एक प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, वो हमें प्लांट से मिलती है। आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे कि हम उनके स्टेम में कट करके जो है वहाँ पे कुछ पॉट फिक्स करके जो उसका रस सा है उसको निकालते हैं, तो वो क्या होती है? वो प्लांट्स की वो रबर होती है। ठीक है, वैक्सीज भी मिलती हैं हमें प्लांट से। तो जो नेचुरल रबर है वो हमें प्लांट से मिलती है। किससे मिलती है? प्लांट से। और उसका जो मोनोमर यूनिट है वो है आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का। ये जो है नेचुरल रबर जो है बहुत बार टेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। इनमें से स्टार्च, सेलुलोज ये सभी पूछे गए हैं। तो आपने ये सारे के सारे जो है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं कि नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अगर हम इसको फॉर्मूला लिखें इसका, तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? यह है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। जो आइसोप्रीन कॉमन नेम है। ठीक है, किसका? 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन का कॉमन नेम है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन जो है वो मोनोमर यूनिट है नेचुरल रबर का। जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन यूनिट से जो है वो बनी हुई है। 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन इसका IUPAC नेम है। 2-मिथाइल, देखो यहाँ पे ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है वो कार्बन्स हैं। इस तरह से 4 हमारे पास कार्बन एटम है। 2-मिथाइल, और जो सेकंड जो कार्बन है उस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और फर्स्ट और थर्ड जो कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड है। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो आइसोप्रीन का IUPAC नेम है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ये थे हमारे नेचुरल पॉलीमर्स। अब हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो आपको मैंने बताया है पिछली क्लास में सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू बनते हैं लैब्स में, वो हमें नेचर में नहीं मिलते। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है कि सिंथेटिक पॉलीमर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं? 3 पार्ट्स में। स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसमें जब मोनोमर्स यूनिट जुड़ती हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? लीनियर स्ट्रक्चर बनता है सीधा, कि चेन्स बनती हैं, कि डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है? तो सिंथेटिक पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इज ऑफ 3 टाइप। वो 3 टाइप्स हैं। लीनियर चेन पॉलीमर्स, दूसरी है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, और तीसरी है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। सबसे पहले मैं बात करूं लीनियर चेन पॉलीमर्स।
किसकी बात कर रही हूँ? लीनियर चेन पॉलीमर्स। तो ऐसे पॉलीमर्स जिसमें जो मोनोमर यूनिट्स हैं, नाम बता रहा है, लीनियर चेन में जुड़ती हैं। किस में जुड़ती हैं? लीनियर चेन में। जैसे मैंने ये यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताया है, ये लीनियर चेन पॉलीमर है एक, ठीक है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है कि ये लीनियर चेन है, एक प्रॉपर तरीके से ये मेंटेन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये अच्छे से पैक्ड है। ये क्या है? ये अच्छे से जो है वो पैक्ड है। अब जो लीनियर चेन पॉलीमर्स होते हैं उसमें मोनोमर यूनिट्स जो है वो लीनियरली एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। तो पैक्ड स्ट्रक्चर के कारण उनका क्या होता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब आपको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, कॉम्पैक्ट होगा और सीधा होगा और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। हाई क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है और पैक्ड है। नेक्स्ट जो और इसका जो एग्जाम्पल है लीनियर चेन पॉलीमर्स के वो हैं पॉलीइथाइलिन, नायलॉन एंड पॉलीएस्टर्स। तो ये एग्जाम्पल भी याद करने हैं आपने कि लीनियर चेन पॉलीमर्स कौन कौन से हैं? पॉलीइथाइलिन, नायलॉन एंड पॉलीएस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। नाम बता रहा है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स जो चेन में बनेंगे लेकिन उनकी चेन कैसी होगी? ब्रांच्ड। तो मैं आज जैसे आपको ड्रॉ करके बताऊं यहाँ पे कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ब्रांच आप सबने देखी होगी, ब्रांचेस पौधों में लगती हैं, प्लांट्स में जो है वो ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांच क्या होती है? एक ब्रांच होती है, फिर वो आगे फिर डिवाइड हो जाती है और ब्रांचेस बनाती है, ठीक है। तो जो आपका ब्रांच चेन पॉलीमर्स है वो इस तरह होगा, ब्रांच की तरह। उसमें जो डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट हैं वो चेन में बनाएंगी, लेकिन कैसी? ब्रांच्ड, अलग अलग, कोई ऊपर कोई नीचे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो पैक्ड नहीं होगा। मैंने लिखा है इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा ब्रांच चेन पॉलीमर्स का? इरेगुलर स्ट्रक्चर। लेकिन लीनियर चेन पॉलीमर जो है वो सीधे कॉम्पैक्ट अच्छे से हैं तो उनका स्ट्रक्चर पैक्ड है। लेकिन ब्रांच चेन पॉलीमर्स में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर है। अब ये स्ट्रक्चर इरेगुलर है तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे अपोजिट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो था हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर इरेगुलर है तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी? लो होगी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच में है और इरेगुलर है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स के वो हैं ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। क्या एग्जाम्पल हैं? ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। नेक्स्ट थिंग है आपकी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। कौन से? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो क्रॉस लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ और इनका मेन फीचर है कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं जिसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। ये क्रॉस लिंक बनाते हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? इनकी क्वालिटीज़ होती हैं ये रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि इनके बीच में हॉलो स्पेसेस रह जाते हैं और ये जल्दी जो है वो ब्रेक कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल्दी ये ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं ये जल्दी। तो जो हमारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हार्ड होता है, रिजिड होता है और ब्रेक हो जाता है। अब मैं एग्जांपल बताऊं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के, तो वो है आपके बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। अब एक और छोटी सी टर्म मैं आपको बताऊं
पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं कि जितने भी आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जितने भी आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो रॉ मटेरियल यूज करके बनते हैं पेट्रोलियम ओरिजिन। इसका मतलब है कि जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनरी करते हैं तो हमारे पास बहुत से वाया प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कोल आती है, कोल तार आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आती हैं, रेजिन्स आती हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या है? All synthetic fibers are made up of using different raw materials by of petroleum origin। पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग करते हैं तो डिफरेंट हमारे पास बाया प्रोडक्ट आते हैं और उनका यूज करके हम जो है वो डिफरेंट पॉलीमर्स और सब्सटेंसेस बनाते हैं। जैसे सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए आपके, ड्रग्स हो गई, वैक्सीज हो गई, डिटर्जेंट्स हो गए, सोप्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? बाई किसके द्वारा बनती हैं? ये जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनरी करते हैं तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट आते हैं, उनको आपस में कंबाइन करके जो है हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं और उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। पहले हमने किए सिंथेटिक पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, वो थे 3 टाइप के, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस चेन। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स की जो अगली क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस। कि सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, कि सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो डिफरेंट तरीके से किस तरह से बनते हैं। ठीक है, कि मोनोमर यूनिट्स अगर उनमें ऐड हो रही हैं, एक के बाद एक ऐड हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम एडिशन पॉलीमर्स। और मोनोमर्स यूनिट्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं, साथ में एलिमिनेशन हो रही है वाया प्रोडक्ट की, तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिंथेसिस जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जिसमें मोनोमर्स यूनिट जो है वो ऐड होती हैं 1 by 1 विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी वाया प्रोडक्ट। मतलब कि एक यूनिट 1 यूनिट ज्वाइन हुई प्लस दूसरी यूनिट ज्वाइन हुई, सेकेंड यूनिट, ठीक है, इसी तरह थर्ड यूनिट जो है वो ज्वाइंट हुई, ठीक है, थर्ड यूनिट ज्वाइन हुई, लेकिन कोई भी वाया प्रोडक्ट जो होता है, मतलब किसी भी चीज़ की एलिमिनेशन, चाहे वो वाटर हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे कोई गैस हो, वो नहीं होती है। तो मैं आप फिर से समझ लीजिए, लिख लीजिए, एडिशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स which are prepared by joining monomer units without the eliminations of any via product which can be anyone, your water, ammonia, chlorine, hydrogen। कुछ भी वाया प्रोडक्ट की एलिमिनेशन नहीं होती, सिंपल तरीके से जो है वो एक के बाद एक मोनोमर यूनिट्स जो है वो ज्वाइन करती जाती हैं। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर्स के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा पॉलीथीन। ठीक है, आपको पता है पॉलीथीन में जो है वो इथीन यूनिट्स आपस में ज्वाइन करती हैं। कौन सी यूनिट्स करती हैं ज्वाइन? इथीन यूनिट्स। तो इथीन क्या होता है? जिसमें 2 कार्बन एटम हो और आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो। ठीक है, तो इसमें जो है वो इथीन यूनिट जो है, मैं N लिखती हूँ। क्यों लिखा मैंने N? N का मतलब है कितने भी नंबर्स ऑफ इथीन हो सकते हैं जो आपस में ज्वाइन करके अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीथीन बनाएंगी। फिर से सुन लीजिए, पॉलीथीन में मोनोमर यूनिट होती है आपकी इथीन। ठीक है, जो इस तरह का फॉर्मूला है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने N लिखा है ब्रैकेट के बाहर। इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे इथीन मिलकर एक पॉलीमर बनाएंगे जिसका नाम होगा पॉलीथीन। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक रबर। क्या है? सिंथेटिक रबर। जो सिंथेटिक रबर है आपका वो भी एडिशन पॉलीमर्स है। पहले हमने पढ़ा भी, पीछे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर याद होगा तो, नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर, तो उसका मोनोमर यूनिट क्या था? उसका मोनोमर यूनिट था आइसोप्रीन। लेकिन अब ये बात आई सिंथेटिक रबर की, तो इसका मोनोमर यूनिट है क्लोरोप्रीन। याद रखना डिफरेंस,
नेचुरल रबर का है आइसोप्रीन और सिंथेटिक रबर का है क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का IUPAC नेम है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। क्या नाम है? 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, इसका IUPAC नेम है क्लोरोप्रीन का। तो ये भी उसी तरह लिखा जाएगा कि यहाँ पे 4 ब्यूट है तो 4 कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन के एटम के ऊपर क्लोरीन है और 1 और 3 पोजीशन के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो बन गया आपका 2-क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है उसके ऊपर क्लोरीन है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो कार्बन एटम है वहाँ डबल बॉन्ड है। तो जो आपकी सिंथेटिक रबर है उसका जो मोनोमर यूनिट है क्लोरोप्रीन है और उसका IUPAC नेम है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। जो आपका सिंथेटिक रबर है और नेचुरल रबर है वो बहुत बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बार बार वही पूछा जाएगा, आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो पूछ सकते हैं कि मोनोमर यूनिट क्या है। ठीक है, किसी भी जो पॉलीमर की मोनोमर यूनिट्स आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने यहाँ पे एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल देखे, यहाँ आप कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल देखेंगे तो कई बार HR एग्जाम्पल दिए होते हैं और पूछा होता है कि इनमें से कौन सा आपका एडिशन पॉलीमर है, तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट जो हमारा एडिशन पॉलीमर है वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में स्टाइरीन यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी, बहुत सारी स्टाइरीन यूनिट जुड़ेंगी। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर 2 जो कार्बन एटम लगे हुए हैं डबल बॉन्ड में, तो इसको हम बोलेंगे स्टाइरीन। ठीक है, तो ऐसे एक स्टाइरीन होगा, यहाँ दूसरा, तीसरा, इस तरह से जो स्टाइरीन है वो पॉलीस्टाइरीन बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बूना एस। बूना एस में मोनोमर यूनिट क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या है आपकी? 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो बूना एस के लिए जो है वो आपकी मोनोमर यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका PVC, जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करूं तो ये इसकी जो मोनोमर यूनिट है ये है विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड को हम किस तरह से लिखेंगे? तो विनाइल क्लोराइड ऐसे लिखा जाएगा, ये 2 कार्बन हैं जो आपस में डबल बॉन्ड से रिलेटेड हैं और एक के साथ जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है और बाहर हम N लिखते हैं, दिस इज विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बूना एस की जो मोनोमर यूनिट है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वो है 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन। ठीक है, तो जो बूना एस है आपका, पॉलीस्टाइरीन की मोनोमर यूनिट स्टाइरीन है और बूना एस की है, आप फिर से इसको लिख लीजिए या मिस्टेक सुधार लीजिए, 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन कैसे लिखा जाएगा? हमने बहुत बार लिखा, जिसमें 4 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो वो होगा आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसकी एक मोनोमर यूनिट। और स्टाइरीन जो यहाँ पे है, पॉलीस्टाइरीन का भी जो है वो स्टाइरीन है, तो स्टाइरीन का स्ट्रक्चर ये है। तो बूना एस की जो यूनिट्स हैं वो है 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन। 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर ये है और स्टाइरीन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे एरो से शो कर रही हूँ आपको। ठीक है, कि स्टाइरीन का स्ट्रक्चर ये है और ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, तो बूना एस की जो मोनोमर्स यूनिट है वो है 1,3-ब्यूटाडाइईन
ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर ये है, और 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर ये है। आगे है आपका पीवीसी, क्या है पीवीसी, पीवीसी है आपका जिसकी मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड क्या होगा, 2 कार्बन एटम होंगे, इथीन की फॉर्म में डबल बॉन्ड होगा और साथ में एक के साथ क्लोरीन लगेगी, N मैंने लिखा है। ऐसी बहुत सारी विनाइल क्लोराइड आपस में मिलकर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो बनाएंगी। नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन, क्या है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन में जो आपकी मोनोमर यूनिट है वो है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, क्या है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरो का मतलब है 4 फ्लोरीन, यहाँ पे F2 4 हो गई। इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब है 2 कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ, पॉलीथीन में इथीन यूनिट है मोनोमर यूनिट, पॉलीथीन की। सिंथेटिक रबर की जो मोनोमर यूनिट है वो है क्लोरोप्रीन, ठीक है, और उसका यूपीएससी नेम है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। पॉलीस्टाइरीन में एक स्टाइरीन यूनिट है जिसका फार्मूला ये है, एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर 2 जो है वो इथीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह एक स्टाइरीन जो है वो दूसरी स्टाइरीन, तीसरी, चौथी के साथ मिलकर पॉलीस्टाइरीन बनाएगी। नेक्स्ट है आपका बूना एस। बूना एस की जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो हैं 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला ये है जहाँ पे 1 और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और स्टाइरीन का फॉर्मूला ये है। इस तरह 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन मिलकर बूना एस बनाएंगी। नेक्स्ट है आपका पीवीसी, जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें विनाइल क्लोराइड जो है वो मोनोमर यूनिट है, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, क्या है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसमें इथाइलिन के साथ 4 जो है वो फ्लोरीन ग्रुप लगे होंगे। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जो डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट के कंबाइन होने से बनते हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एडिशन पॉलीमर्स भी कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं मोनोमर यूनिट की, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी एडिशन से ही बनते हैं मोनोमर यूनिट्स की। लेकिन मेन डिफरेंस जो है कि जो एडिशन पॉलीमर्स हैं उसमें कोई भी वाया प्रोडक्ट नहीं निकलता, ठीक है। कोई भी वाया प्रोडक्ट मतलब कोई भी वाया प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होता। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो है वाया प्रोडक्ट्स जो है, जैसे वाटर है आपका, अमोनिया है, कोई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है आपकी, ठीक है, क्लोरीन भी हो सकती है। तो वो क्या होती है, वो एलिमिनेट होती है एज अ वाया प्रोडक्ट। जब 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो कोई ना कोई जो है वो वाया प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। तो उस टाइप के पॉलीमर्स को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है टेरिलीन, ठीक है। तो टेरिलीन में जो है कौन सी मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन करती हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी मोनोमर यूनिट है, ठीक है। तो टेरिलीन में जो मोनोमर्स यूनिट हैं वो हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिपथैलिक एसिड। कौन सी है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिपथैलिक एसिड। ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इथाइन है जिसके साथ 2 H लगे हुए हैं, और ये है आपका टेरिपथैलिक एसिड जिसमें एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ जो है वो 2 जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लिप्टॉल, क्या है ग्लिप्टॉल, और इसकी मोनोमर यूनिट है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पैथेलिक एसिड। कौन सी है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पैथेलिक एसिड। ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और ये है पैथेलिक एसिड। अगर आप स्ट्रक्चर याद रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखें तो आपको जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनके नाम जो है वो ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में जो है वो पूछा जाता है कि ये कौन सा एडिशन पॉलीमर है या कौन से कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, और कोई पॉलीमर पूछा जाएगा तो उसकी मोनोमर यूनिट जो है वो आपसे पूछी जाएगी। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा। थर्ड जो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है वो है नायलॉन 66। ये भी जो है वो आपके टेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नायलॉन 66। तो इसकी मोनोमर्स यूनिट हैं
हेक्सामिथाइलिन डाई अमीन एंड एडिपिक एसिड क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाई अमीन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि नायलॉन 66 जो है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है कि एडिशन पॉलीमर्स। तो जब आपने एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल देखने हैं तो वो ध्यान से देखने हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल भी आपने जो है वो ध्यान से देखने हैं, ठीक है। तो हेक्सामिथाइलिन डाई अमीन ये है, हेक्सा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हेक्सामिथाइल डाई अमीन, ठीक है। यहाँ पे 2 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं और 6 जो हैं वो मिथाइल ग्रुप हैं, और ये है फॉर्मूला ऑफ एडिपिक एसिड, ठीक है। CH2 4 इसमें मिथाइल ग्रुप हैं और 2 इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। आगे है हमारा नायलॉन 6, और नायलॉन जो 6 है उसका जो मोनोमर यूनिट है वो है कैप्रोलैक्टम। क्या है? कैप्रोलैक्टम। और ये है वो कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला। क्या है? ये है कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला, जिसमें इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे NH ग्रुप लगा होगा और सेकंड पे डबल बॉन्ड O लगा होगा। नेक्स्ट है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो है हमारा मोनोमर यूनिट 2, जिसमें है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सी? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारा मेलामाइन। क्या है? मेलामाइन। मेलामाइन जो में है यूनिट्स हमारी मेलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सी है? मेलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। हमारा ये था हमारा मेलामाइन, ठीक है। मेलामाइन में जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो है मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेलामाइन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे फिनोल का आपको पता है बेंजीन रिंग होगी जिसके ऊपर एक OH लगा होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब एक टर्म आती है यहाँ पे, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। तो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। आप लिख सकते हैं जिगलर-नाटा कैटालिस्ट क्या होता है हमारा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड जो होता है वो उसको बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। और वो कहाँ यूज़ होता है? यहाँ पे हमने पॉलीथीन पढ़ा, एक पॉलीमर, ठीक है। तो अगर हमने हाई डेंसिटी का पॉलीथीन बनाना हो, हाई डेंसिटी का पॉलीथीन बनाना हो तो वहाँ पे हम एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, और उसका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ये यूज़ होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। और आपको पता है कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में जो है वो ऐसे उसको एकदम से स्पीड अप कर देते हैं, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन जो स्पीड है रिएक्शन की उसको स्पीड अप कर देते हैं, जल्दी करवा देते हैं, ठीक है। एक और टर्म है इस चैप्टर में हमारे, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम अगर फेंक दें अपने एनवायरनमेंट में, ज़मीन पे, तो बैक्टीरिया उनको धीरे धीरे जो है वो खुद ख़त्म कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो हमारी बायो है, मतलब हमारा एनवायरनमेंट है जो हमारे सराउंडिंग बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो उन चीज़ों को डिग्रेड कर देते हैं, मतलब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं बायोडिग्रेडेबल के, तो जैसे हमारे किचन में हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट गल सड़ जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं, वो है, या आपके जो एनिमल की एक्सक्रीशंस है जिसको गोबर डंग वगैरह बोलते हैं, तो वो सारे क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट में वो अगर फैले होंगे तो बैक्टीरिया उन पे एग्जिस्ट करेंगे और उनको धीरे धीरे अपने आप ही जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इनका जो वेस्ट होता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया इनका वेस्ट बनाते हैं तो वो भी हमारे लिए यूज़फुल होता है, उसकी खाद बन जाती है, फर्टिलाइजर बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे आपके किचन के जो कूड़ा है, आप उसको छिलकों को फेंकते नहीं है, आप उनको खेतों में
रख देते हैं क्योंकि उनसे जो है वो खाद बनती है। तो हमें मैक्सिमम जो है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का ही यूज़ करना चाहिए। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जितने भी हमने ये सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़े हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। क्यों? क्योंकि आप एक प्लास्टिक ले लो या कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर ले लो, उसको फेंक दो, हजारों सालों तक वो वैसा की वैसा ही रहेगा, वो ज़मीन उसको नहीं लेगी, वो अर्थ में मिक्स नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया जो है वो उस पे जो है वो काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा पॉलीथीन जो है इधर उधर बिखरे होते हैं, कभी देखा आपने कि वो गल सड़ जाए या खराब हो जाए? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया उन पे बैठते ही नहीं हैं, उनको डिग्रेड करते ही नहीं हैं। तो वो होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो बैक्टीरिया उन पे नहीं एक्ट करते हैं और वो यूज़फुल मटेरियल में नहीं चेंज होते हैं, सिर्फ पॉल्यूशन ही फैलाते हैं। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, या एग्जाम्पल पूछा जाएगा, 4 एग्जाम्पल दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं। इस चैप्टर में हमने प्लास्टिक्स के बारे में भी बहुत पढ़ा, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ जो है वो हमें कम से कम करना चाहिए। उसके लिए जो है आपकी बुक में 4R प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4R प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड 4th है आपका रिकवर। ठीक है, तो 4R प्रिंसिपल का मतलब है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करिए। ठीक है, अगर आपको उसको यूज़ कर रहे हैं तो बार बार यूज़ किए। जैसे आप प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हैं, घर में कंटेनर यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम यूज़ किए और फेंक दिए उनको, या आप बहुत कम यूज़ करो उनका प्लास्टिक का। अगर कर रहे हैं तो उनको दोबारा धो के बार बार यूज़ करो। ठीक है, और अगर फिर वो ख़राब हो जाते हैं बार बार यूज़ करने के बाद तो उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजो, क्योंकि जो मोल्ड होने वाले प्लास्टिक्स होते हैं ज़्यादा वही लेने चाहिए आपको। मैंने बताया था जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्मी से पिघल जाते हैं और दोबारा हम उनकी नई शेप से नए सामान बना देते हैं। तो उनको रिसाइकल के लिए भेजो ताकि उनकी नई चीज़ें बने और वो फिर से हमारे यूज़ में आ जाएं, ऐसे एनवायरनमेंट में वेस्ट ना जाएं। और चौथी थिंग है रिकवर। इसका मतलब है कि आप उस प्लास्टिक से जो है वो नई नई चीज़ें बनाइए, नई नई इनोवेशंस करना सीखिए, ताकि जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो यूज़फुल हों और ह्यूमन बीइंग के लिए वो यूज़फुल हों। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है था ये रहा। इसमें से आपने पुराने क्वेश्चंस पेपर आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने से आपको पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। जो यहाँ पे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो मैं बताती हूँ कि किस तरह से पुट करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। कल की क्लास में हम अपना नया चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।